विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत मिट्टी से समृद्धि तक कृषि और किसानों के सशक्तिकरण पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बृजेंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता किसान को देश के विकास के लिए प्रमुख आधार स्तंभों में से एक माना है। पिछले 11 सालों में कृषि और किसान कल्याण के लिए नीतियों और योजनाओं से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव भी किए गए हैं। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर फसल सुरक्षा, तकनीक और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। खास बात है कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, इसीलिए कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। खेती को ज्यादा वैज्ञानिक और सुरक्षित भी बनाया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फसलों को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया, पशुपालन जैसे आय दोगुनी करने की सोच को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने इन 11 सालों में किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया है, कैसे खेती किसानों को नवाचारों से जोड़ा गया है, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात अगर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की करें तो किसान सम्मान निधि, धन धान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों और कृषि को सुलभ और सुरक्षित बनाया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की जो किस्तें 6,000 प्रतिवर्ष उन्होंने देना शुरू किया, उससे एक आम किसान को इनपुट के लिए जो खर्च चाहिए, जो छोटे छोटे चाहिए, जो उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं थे, उससे उनकी खेती में आमूल चूक परिवर्तन। और इसके साथ साथ जो फसल बीमा योजना, जो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती थी, उसमें चाहे उद्यानिकी फसलें हों, चाहे धन धान्य की फसलें हों और चाहे व्यवसायीकरण के लिए जो फसलें हैं उनकी, तो पूरे देश में कोने कोने में जहाँ की प्रमुख फसलें हैं सभी पर जो बीमा योजना का करीब 5 से 10% ही किसान भाइयों को देना पड़ा और उसकी पूरी की पूरी खेती की जो लागत थी या अनुमानित लाभ और एक आंकड़े के अनुसार सरकार ने इनको देना प्रारंभ किया। इसके पहले की स्थिति आप देखते होंगे, सूखा पड़ता था या बाढ़ होती थी या कभी जो है ओले पड़ जाते थे तो किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता था। लेकिन जब इसकी वजह से मैं खुद जानता हूँ, कई इलाकों में मैं स्वयं गया, जब किसानों से बात किया तो उनके जो फसलें जलमग्न हो गई थी, खत्म हो गए थे, सरकार ने बहुत त्वरित गति पूरा का पूरा मुआवजा दिया है। और अगर पिछले 11 सालों की तुलना में आज देखेंगे तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और हर किसान, कुछ ऐसी फसलें हैं कि एमएसपी के वजह से बाजार में उनके मूल्य कम है और सरकार उनको ज्यादा मूल्य पर खरीद रही है। क्या सरकार उनको एक सुअवसर दे रही है कि अगर बाजार में मूल्य है तो एक कंपटीशन मिल रहा है व्यापारियों से, तो हर तरह से किसानों को जो है इसमें एक लाभ हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड जब किसान दिया तो बैंकों से आसानी से ऋण मिल रहे हैं ताकि अगर व्यवसायिक खेती करना चाहते हैं, खासतौर से उद्यानिकी जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, तो इनकी खेती करने के लिए शुरुआत में लागत ज्यादा चाहिए, लेकिन जो एक किसान क्रेडिट के माध्यम से इन्हें जो ऋण उपलब्ध हो रहा है उनसे उनकी खेती और भी जो है आसान हो गई। सर, आपने एमएसपी की बात की तो किसानों के बाद अगर हम खेती की बात कर लें तो पिछले 11 सालों में आपको क्या लगता है खेती को किस तरह से बदला गया है? चाहे हम मृदा परीक्षण की बात कर लें, जैविक और प्राकृतिक खेती की बात कर लें, डिजिटल कृषि मिशन की बात कर लें, इन्होंने कैसे कृषि को प्रोत्साहित किया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले मृदा परीक्षण को लिया। अगर खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छा उपज देगा। और यही नहीं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाइयों को तत्वों की आवश्यकता जमीन में होती नहीं है, लेकिन एक विश्वास के वजह से उसमें अत्यधिक तत्वों को देते हैं, जिसमें खास तौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। हमारी जमीन जो है पोटास के भरपूर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों में किसान उसको देते रहते हैं। तो इस मिथ्या से जब उनके सॉइल का जो है टेस्ट हुआ, सब तत्वों का पहचान हुई, तो जितनी मात्रा में उनको तत्व चाहिए उसके अनुरूप किसानों ने देना शुरू किया। हुआ क्या, एक तरफ खेती की लागत कम हुई, दूसरी तरफ किसानों को जब लागत कम होगी तो लाभ भी हुआ। और पूरे देश में चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोटास है हम विदेशों से मंगवाते थे, या फास्फोरस है, तो उस तरह से विदेशी मुद्रा का भी हमारी बचत हुआ। और सबसे बड़ी बात है, किसानों को उसके आधार पर उनके फर्टिलाइजर भी मिल रहे हैं। तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो है महत्वाकांक्षी योजना, शुरुआत उन्होंने कृषि में आमूल चूक परिवर्तन इसी से किया। दूसरा,
जैविक खेती। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें सारे तत्वों का खेतों में मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खेती की उपज जो 17 तत्व होते हैं, जो तत्व कम होते हैं वही उसकी उपज का निर्धारण करते हैं। तो जब हम जैविक खेती में जब हम ऑर्गेनिक देते हैं तो उसमें सारे तत्वों का समावेश होता है और जिससे एक संतुलित मात्रा में पौधों को तत्व मिलते हैं। देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश में इन ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन बहुत जोरों से चला और उसका परिणाम रहा कि पंजाब में जो है अब कैंसर एक्सप्रेस चलती है, कैंसर ट्रेन चलती है। लेकिन ऑर्गेनिक आने की वजह से, जैविक खेती के आने की वजह से हमारा रुझान बढ़ा है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता लोगों की बढ़ी है और उसके वजह से ऑर्गेनिक खेती का धीरे धीरे किसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा है जो हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े हैं। इसमें किसानों की जो है लागत खेती के प्रति बहुत कम हुई है और धीरे धीरे खेती की मृदा में सुधार, क्योंकि मृदा में क्या है, असीमित मात्रा में जीवाणु होते हैं और वही हमारे तत्वों को अवशोषित करने में फसलों को लाभप्रद करते हैं। जब हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो इन जीवांश के साथ साथ जो है जीवाणुओं की मात्रा भी खेत में जाती है। खेत में हम उसको और उसके वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारे खेती को काफी लाभ होते चला जा रहा है। ये आज के दिन में हम अब नए युग की तरफ जा रहे हैं। अब हम अमृत काल में जो 2047 की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय डिजिटल का जमाना होगा। हर चीज जो है बिल्कुल समय से सेंसर बेस्ड होगी। खेती में कब कितना मात्रा में हमें पानी देना है, कितनी मात्रा में अगर कोई बीमारी लगी है, कब उनमें हमें छिड़काव करना है, बिल्कुल सेंसर बेस्ड है, ऐप बेस्ड है। खेती के जितने पैदावार हुए उसका भी हम आकलन कर पा रहे हैं। तो सारी चीजें डिजिटल एग्रीकल्चर ने एक नई तरह से नई क्रांति की शुरुआत कर दी है और हमारे देश में जो प्रिसीजन फार्मिंग जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से बिल्कुल कौन सी चीज कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितने मात्रा में लगाएं और क्यों लगाएं, सबका अगर एक तरह से अगर आप उत्तर देखेंगे तो वो डिजिटल एग्रीकल्चर में समाहित है। और आगे आने वाले दिन जो अभी शुरुआत हुई है उससे खेती में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा और उससे किसान भाइयों को, उपभोक्ता को, सबको इससे लाभ जो है मिलेगा। बिल्कुल सर, तकनीक के जरिए किसानों की तरक्की का रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन सर हम देखें हमारे देश में किसान लंबे समय से परंपरागत खेती करते आए हैं। वो जो एक फसल बोते हैं वही बार बार बोते चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, खेती किसानी में परंपरागत सोच को बदलने के कैसे प्रयास हुए हैं और खेती के साथ ही पशुपालन या फिर कृषि आधारित उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो खेत की जोत कम होती चली जा रही है। तो हमारे पास संसाधन क्या है कि हम खेत में जो है साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाएं और ये तभी संभव है जब हम अगेती माने कम दिनों की फसलें पैदा करें और उसमें उत्पादन ज्यादा हो। एक पहले जो धान होता था, बहुत होता था, एक और फसल लगा लेते थे कुछ खेतों में, बाकी खेत खाली रहते थे। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कम से कम हर आदमी 2 फसलें लगा रहा है। लेकिन जो प्रगतिशील किसान है वो 3 से 4, कुछ किसान तो 5 भी ले रहे हैं। और आजकल मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का भी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से काफी योजनाएं चल रही हैं कि एक ही खेत में नीचे जो है कुछ होगा, बीच में कोई दूसरी फसल होगी, फिर ऊपर होगी और फिर ऊपर से हम छायादार जो है मचान बना देने, उसमें भी हो रही है। या हम हाइड्रोपोनिक की खेती कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोपोनिक एकदम वर्टिकल खेती कर रहे हैं, या हम जो है पॉली हाउस में, नेट हाउस में खेती कर रहे हैं। तो इस तरह की सोच बढ़ती चली जा रही है। अतीत में देखेंगे तो पूरी खेती हमारी पशुपालन पर आधारित थी। हम पशुपालन को ही एक मूल केंद्र में मानकर अपनी खेती किसानी करते। धीरे धीरे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे खेती के तरीकों को बदला, लेकिन अब पुनः एक समय आ गया है कि हम पशुपालन, क्योंकि पशुपालन केवल दूध ही नहीं है, उसके वैल्यू एडिशन है और जिससे हम स्थानीय बाजार में तो हम उसका लाभ ले ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो दूध से बने वैल्यू एडिशन है, बाई प्रोडक्ट है, उससे हमें काफी लाभ हो रहा है। तो पशुपालन आज के क्षेत्र में, और पशुपालन में जब हम बात करते हैं तो उसमें बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, इसके साथ साथ हम गाय और जो है भैंस के पालन तो हम कर ही रहे हैं। और इस तरह से जितने भी तरीके भेड़ है, बकरी है, सब क्षेत्र में काफी जो है उत्साह हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने इस खेती के प्रोत्साहन के लिए किसानों को बहुत सारे इंसेंटिव जो है दिए। लेकिन सर खेती की एक चेन है, अगर हम देखें बीज लेने से लेकर फसल को बाजार तक पहुंचाने तक एक पूरी प्रक्रिया है। आपने सर क्या महसूस किया है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को कैसे मजबूत किया गया है, या यूं कहें कि कृषि अवसंरचना को किसान उत्पादक संगठन, कृषि शिक्षा और अनुसंधान के जरिए कैसे आगे बढ़ाया गया है? देखिए, कृषि में 3 पहलू होते हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा उसमें शोध, तीसरा जो है प्रसार और अब चौथा भी आ गया है नवाचार। तो हम
शिक्षा के माध्यम से जो शोध और क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुरूप हम अपनी नई नई प्रजातियों विकसित कर रहे हैं, हम नई नई तकनीकें निकाल रहे हैं, उसके अवरोधी और प्रतिरोधी क्षमता वाली हम प्रजातियों का जो विकास कर रहे हैं। यही नहीं, पहले हमने खाद्य सुरक्षा पर कार्य किया और पोषण सुरक्षा के तरफ हम अग्रसरित हैं। अभी पिछले साल ही आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 108 ऐसी प्रजातियां निकाली जो कि अधिक उपज देने के साथ साथ उसमें तत्वों का जो है काफी प्रचुर मात्रा में थी। कोई न कोई, चाहे सब्जियां हो, धान्य फसलें हो, चाहे फल हो, और ऐसे फसलों का समावेश करते जा रहे हैं, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे हम जो है दलहनी फसलें हो, ताकि उसमें से हमें तत्व और विटामिन और इसकी मात्रा मिले और उससे हम स्वस्थ रहें। ये सारी चीजों को विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कहे और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और काफी इसमें पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो इसकी एक बाढ़ सी आ गई है। पहले हम जिला को एक इकाई माने, अब ब्लॉक को इकाई मान रहे हैं, अब न्याय पंचायत तक पहुंच गए हैं। हमारे खुद किसान, पहले हम खेती करते थे एक जो है जीविकोपार्जन के लिए, अब हम खेती करते हैं व्यवसाय के रूप। तो प्रधानमंत्री जी ने खेती को जीविकोपार्जन से हटाकर व्यवसाय से जोड़ा और इस तरह से किसान स्वयं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खेती नहीं और वो व्यवसायी भी बन गया है। लेकिन अगर बात हम सर खेती की करें, किसानों की करें, तो सिंचाई भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है। भारत में खेती में सिंचाई बारिश या फिर प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर रही है। सरकार ने पिछले 11 सालों में सिंचाई परियोजनाओं और प्राकृतिक स्रोतों के साथ कैसे समन्वय कायम करते हुए इसे दुरुस्त किया है, ये सर हमें बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले नारा दिए थे पर ड्रॉप मोर, इसके महत्व को लोगों ने समझा। देश के विभिन्न प्रांतों में जानते हैं हर जगह पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है, उनकी जमीन भी लेवल नहीं, पठारी भी है, उबड़ खाबड़ है। इसलिए जो स्प्रिंकलर का प्रयोग, और स्प्रिंकलर के बहुत सारे प्रदेशों में 90% तक जो है सब्सिडी जो है किसानों को दी गई। इसके साथ साथ जो है ड्रिप इरिगेशन की, हम पानी को कम से कम और सही मात्रा में सही तरीके से फसलों के बिल्कुल रूट जोन में जो है जाए, और वहीं पर इसके माध्यम से तत्वों को भी दे रहे हैं और पौधों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो रहा है। और तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी टपक सिंचाई, जो ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, स्प्रिंकलर कर रहे हैं, जो है फव्वारे विधि से जो हम पानी देते हैं, उसके समावेश से, और उस पर बहुत प्रोत्साहन प्रधानमंत्री जी ने दिया। यही नहीं, हम सोलर का भी आप आजकल जो है कर रहे हैं। सोलर की वजह से किसानों की बिजली की लागत जो है कम हो रही है। और इसके साथ यही नहीं, जो खेत है और जो उसके लिए नायों पर भी सोलर के लिए प्रधानमंत्री जी सब्सिडी दे रहे हैं। तो सोलर के माध्यम से हम अपनी खेती की लागत को, बिजली की भी खपत को कम कर रहे हैं। तो खेती में एक आमूल चूक परिवर्तन जो है सिंचाई के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने नई सोच से यह आज देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की सोच ये रही कि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाए, और हमने देखा कि दशकों से जो परियोजनाएं लंबित थी उनको भी इस दौरान पूरा किया गया। अब सर महिलाओं पर आते हैं। महिलाएं भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती किसानी का अहम हिस्सा हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के साथ ही और कौन से प्रयास हुए जिन्होंने खेती में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इतने इंसेंटिव दिए, हर चीज पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई लोन लेना महिला जाती है तो उसको भी जो है कम परसेंटेज में किया जाता है, उसको क्रेडिट भी नहीं है। अगर कोई महिला लोन लेने जा रही है, जो एमएसएमई में आप देख रहे हैं कि सरकार जो है कितनी सुगमता से और बिना किसी जो है गारंटी का हमारी जो है बहनों को जो है इसमें दे रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का भी कंसेप्ट किया कि जो है लाखों लाखों जो है हमारी जो है बहनें जो है लखपति बन गई हैं। और वो कौन बहने हैं? जिनको बिल्कुल जमीन से उठाकर, उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके अंदर आत्मविश्वास भरा, उनको क्रेडिट से जोड़ा, उनको एमएसएमई से जोड़ा, उनको एफपीओ से जोड़ा, उनको जागरूक बनाया, उनको सशक्तिशाली बनाया, उनको मैन पावर, उनको ट्रेनिंग दी, ताकि बहुत सारी महिलाओं में इच्छा शक्ति थी लेकिन उनमें जो है वो ट्रेन नहीं थे, वो जानती नहीं थी कैसे करना है। तो उनमें नवाचार के माध्यम से उनको बिल्कुल प्रशिक्षण उनको दिया, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका जो है निभा रही हैं। और खासतौर से खेती में तो उनके सहयोग को जो है हम एक मील का पत्थर हम समझ सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अथक प्रयासों से। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप देखेंगे 1 क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट, ये जितनी भी चीजें हैं, और इसमें महिलाओं का, युवाओं का जो है योगदान अमूल्य है। अब सर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। बड़ा राज्य है, कृषि में बड़ी भूमिका भी निभाता है देश में, और हम देखें तो यहाँ पर गंगा यमुना का सबसे ज्यादा प्रभावशाली इलाका भी है। अलग अलग यहाँ पर कृषि जोन भी हैं। तो सरकार की योजनाओं ने यहाँ पर किस तरह अंतर पैदा किया है? अब किसानों को आपने क्या पाया है? पिछले 11 सालों में किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनकी कृषि उन्नत हुई है, उनका जीवन में विकास आया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरा उत्तर प्रदेश 9 जोन में है। क्या है, अगर 9 जोन में पश्चिम का आप देखेंगे खेत की संरचना, उनकी फसलें, बुंदेलखंड का एरिया देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है सेंट्रल यूपी को देखेंगे या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है भाग है, अलग अलग जगह की जमीन और उनके जो है टोपोग्राफी और पानी की उपलब्धता और उनकी हर चीज अलग अलग है। जैसे बुंदेलखंड के लिए अलग योजनाएं तैयार की, खेतों को छोटे छोटे भागों में बांटा, कहा कि हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़। तो इस योजना से हमें एक तरफ फॉरेस्ट्री की तरफ गए, हम एक तरह से हम अपने जो है वातावरण को, फॉरेस्ट्री को जैसे हम प्रिजर्व किए और खेत तालाब के माध्यम से हम आगे बढ़े। अभी बता रहा हूँ कि आपके 2 सालों में आप देखेंगे गाजियाबाद से लेके बलिया तक जाते तो पूरा प्रदेश पीला दिखाई दे रहा, और हम दलहन में 3 गुना पैदावार जो है किए हैं, और पूरे देश का 22% जो है खाद्यान्न जो है हम उत्तर प्रदेश में जो है पैदा करते हैं। यही नहीं, हम 35-40% के आसपास जो है गन्ना उत्पादन करते हैं, हम 30-35% के आसपास जो है हम गेहूं उत्पादन करते हैं, 17 से 18% हम दूध उत्पादन करते हैं। तो ये सारा चीज विगत 11 सालों में उत्तर प्रदेश ने एक नया प्रदेश के रूप में देखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि पहले मैंने बताया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, तो इसकी वजह से काफी जो है आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को उत्तर प्रदेश में एक क्रांति के रूप में लिया गया है, ताकि जहां हर प्रदेशों में एक जिला इकाई था, उत्तर प्रदेश ने उसको जो है ब्लॉक के लेवल पर लाया, और अब जो है आगे की योजना जो है न्याय पंचायत स्तर पर भी हो रही है। और उनके उत्पाद को बिकने के लिए आप देख रहे हैं कि नए नए यहाँ पर कलेक्शन सेंटर तैयार किए गए हैं। हर क्षेत्र में फूलों से लेकर सब्जियों से लेकर फलों से लेकर हर क्षेत्र में जो है विकास हुआ है, पैक हाउस बने हैं और एक्सपोर्ट जोन इसमें विकसित किया गया है, ताकि हमारे फल और सब्जियां जो विदेशों में जा रहे हैं, चाहे बनारस का जोन हो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट है उसके आसपास पैक हाउस बनाया जा रहा है, मंडियों का विकास हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक कृषि एक पैकेज के रूप में आई है, चाहे उसमें मधुमक्खियों का विकास हो, उसके लिए जो है कार्य किया जा रहा है, दूध के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने हमेशा इतना अथक परिश्रम करके और उत्तर प्रदेश के कृषि को एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। और यहाँ पर नए नए कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, आपने देखा, और इसके साथ साथ नए नए कृषि विश्वविद्यालयों में कालाजार की शोध में भी आगे हो। और प्रदेश में ये पहला प्रदेश है जो कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया है। कोई ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है तो 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक दिया हो, जबकि भारत सरकार देती है। देश का पहले ऐसा है प्रदेश है जहाँ की कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया जा रहा है, जो कृषि विज्ञान केंद्र सीधे तौर से जो है किसानों से जुड़े हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर विश्वविद्यालयों में किया गया है। 400 करोड़ जो है स्टेट फंड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है किया है, ताकि शोध के साथ साथ प्रसार से लेकर डेवलपमेंटल, स्ट्रेटेजिक और बेसिक रिसर्च के लिए जो है उसमें बढ़ावा मिले। तो एक तरह से शिक्षा, शोध, प्रसार, डेवलपमेंट, नवाचार, जिस क्षेत्र में भी देखें कृषि में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, पूरे देश के किसान भाई और प्रदेश के किसान भाई उसको मिलकर उनके चिंतन और जो है उनके जो दिशा निर्देश है उसमें एक ईमानदारी से सहभागिता देते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ पूरे देश में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, विकसित भारत के संकल्प के साथ खेती किसानी को न केवल समृद्ध किया जा रहा है, बल्कि किसानों की आय को दोगुनी करने और खेती में नवाचार, शोध और शिक्षा के साथ इसे और उन्नत बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बात करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत मिट्टी से समृद्धि तक कृषि और किसानों के सशक्तिकरण पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।